आरबीएससी बोर्ड क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 2 है आपका अमल, कसार और लवण। परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, हम इस एक अध्याय में 20-22 मिनट की क्लास में सारा का सारा चैप्टर कवर कर लेंगे और कोई प्रश्न बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले आप इनमें अंतर और इनकी परिभाषाएं आप लिखने का प्रयास करें। देखो, अमल और कसार। अमल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये होते हैं स्वाद में कड़वे। अमल स्वाद में खट्टे और कसार स्वाद में कड़वे। और फिर आपको एक इनका दूसरा अंतर है वो एक नाम से याद रखो। देखो, नाम है मान लीजिए अनिल। ए का मतलब अमल, नी का मतलब नीला और लय का मतलब लाल। यानी अमल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और खसार है उसका उल्टा कर दो, यानी खसार है वो लाल का नीला कर देता है। ये दूसरा प्रमुख रूप से अंतर हो जाता है दोनों में, अमल और खसार में। तो इनके दोनों अंतर आपको याद रखने हैं। देखो, अमल है वो खट्टे होते हैं स्वाद में और अमल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीला पहले आ रहा है, लाल बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब अमल नीले को लाल कर देता है और कसार है उसका उल्टा कर दो, लाल को नीला कर देता है। फिर देखिए, ये दोनों आपको उदाहरण याद रखने हैं। फिर इनमें भी अमल भी और कसार भी, इन दोनों में दो दो कैटेगरी होती है। देखो कैसी, एक होता है प्रबल अमल और एक होता है दुर्बल अमल। और कसार भी दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, प्रबल और दुर्बल। प्रबल का मतलब आप नाम से पता लग सकते हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग, और दुर्बल का मतलब कमजोर। देखो, प्रबल अमल वो होते हैं जो अमल, तो पहली बात तो अमल वही होते हैं जो H+ आयन देते हैं। अमल है वो H+ आयन देते हैं और क्षार है वो OH- देते हैं। अमल H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, जबकि क्षार है वो OH- आयन देते हैं। अब जो जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, जो जितना कम H+ आयन देगा वो उतना ही दुर्बल अमल होगा। यानी प्रबल अमल वो होगा जो अधिक मात्रा में H+ आयन देगा। हाइड्रोजन आयन की जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो अम्ल प्रबल होगा, और H+ आयन जितना कम देगा उतना ही दुर्बल होगा। क्षार में भी यही है, OH- जितना ज्यादा देगा उतना ही प्रबल होगा और जितना कम देगा उतना ही दुर्बल होगा। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। और इनका एक एक उदाहरण तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम दूं तो HCl, और एक इसका और उदाहरण याद रखना H2SO4। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी अम्लों का राजा है ये H2SO4। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4। इसका रासायनिक नाम है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल ले लीजिए आप, CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है, सिरका में पाया जाता है, ये दुर्बल अम्ल है। और इसी प्रकार क्षार का भी एक उदाहरण याद रख लीजिए, जैसे NaOH, ये प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार है। और एक दूसरा इनका दुर्बल क्षार में भी याद रख लीजिए NH और OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एक इनका उदाहरण, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, अम्ल और क्षार दोनों में अंतर और इनकी परिभाषा, ये विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है। दोनों के देखो, इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करें। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे। अम्ल नीले लिटमस को लाल, क्षार लाल को नीला। अम्ल है वो H+ आयन देते हैं, क्षार है वो OH- देते हैं। अम्ल जितने ज्यादा H+ आयन देंगे उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, जितना कम H+ आयन देगा उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। क्षार जितने ज्यादा OH- आयन देंगे उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, और क्षार जितना ज्यादा जितना कम OH- आयन देगा उतना ही दुर्बल होगा। NaOH इसका प्रबल क्षार का उदाहरण है और NH4OH दुर्बल क्षार का उदाहरण है। प्रबल अम्ल है वो HCl, H2SO4, एक एक उदाहरण आपको विशेष रूप से याद रखना है। और दुर्बल है वो CH3COOH। फिर देखिए ये सूचक, सूचक क्या होता है? सूचक होते हैं अम्लीय
अम्ल और क्षार इनके माध्यम की प्रकृति बताने में प्रयोग किए जाते हैं सूचक। मतलब रंजकों के ये मिश्रण होते हैं और जिन्हें अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए हम इनका प्रयोग किया जाता है। और ये गंधीय सूचक भी होते हैं। जो अम्ल और इनकी गंध है, इनका प्रयोग करने पर गंध है वो बदल जाती है, अम्ल में अलग और क्षार में अलग। अब सूचक में भी आपने देखा होगा, सूचक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम। कृत्रिम या इसका दूसरा नाम संश्लेषित सूचक है। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक, देखो कृत्रिम के आपको दो प्रमुख रूप से उदाहरण याद रखने हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज ये कृत्रिम सूचक है, जबकि प्राकृतिक सूचक में आ जाते हैं लौंग है, हल्दी है। ये सभी गंधीय सूचक के भाग हैं, लेकिन सूचक के भाग हैं। और ये दो उदाहरण आपको विशेष रूप से ऐसा नाम आ जाए, दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए, आपको बताना पड़ेगा मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। आपको नाम आ जाए दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए, तो देखो लिटमस है, हल्दी, लौंग, वेनिला, प्याज, ये सब कटे हुए प्याज हैं, वो सब प्राकृतिक सूचक में आते हैं। लिटमस है वो प्राकृतिक सूचक है। और ये है क्या, ये थैलोफाइटा समूह के लीचे नामक पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। किनसे किए जाते हैं? ये बैंगनी रंग का रंजक होता है, यानी बैंगनी रंग का जब तक इसमें कोई मतलब अम्ल और क्षार नहीं होता, यानी उदासीन माध्यम में ये बैंगनी रंग का होता है, उदासीन माध्यम में बैंगनी रंग। लेकिन अगर ये अम्ल और क्षार दोनों अलग अलग माध्यमों में चला गया तो फिर ये अपनी प्रकृति उस हिसाब से दिखाएगा। तो ये हमारा प्रमुख रूप से इनकी ये साधारण आपको चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें एक नंबर की प्रश्न भी है वो खासा आ रहा है। और उसके बाद देखिए क्या आता है कि अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो देखो अम्ल प्लस धातु, ये दोनों क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अम्ल धातु के साथ अगर क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। एक नंबर के प्रश्न में आ गया, मान लीजिए कि अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जन करेगी। आपको चार ऑप्शन दे दिया, एक उसमें हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, CO2 रहेगा, O2 रहेगा, कुछ भी तीन ऑप्शन और दे देगा तो आपको हाइड्रोजन ही करनी है। और यह भी आता है कि क्षार है वो धातु के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस देता है, तो क्षार और धातु के साथ क्रिया करने भी गैस है वो हाइड्रोजन ही होगी। लेकिन यह अनिवार्य नहीं कि हाइड्रोजन ही निकलेगी, सब में लागू नहीं है। क्षार के लिए सब में लागू नहीं है, लेकिन अम्ल के लिए सब में लागू है। क्योंकि जैसे मान लो आपके पास एक, मैं उदाहरण लेता हूं कि जिंक प्लस 2NaOH, देखो ये क्षार है और ये धातु है जिंक। अब आप इसको इस समीकरण को है वो दिखाइए कि हमें क्या बनता है। तो देखो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन है वो बाहर निकल गई। इसका मतलब है कि इसमें तो ये हाइड्रोजन निकली है, लेकिन सबकी कोई जरूरी नहीं है कि धातु है वो इसके अम्ल क्षार के साथ क्रिया करने पर सब में ही हाइड्रोजन गैस निकले। लेकिन अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। और उसके बाद अभिक्रिया आती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ऐसा आ जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखो, तो आप 7वीं 8वीं क्लास से शायद पढ़ते आ रहे होंगे कि परबल अम्ल और परबल क्षार दोनों के साथ क्रिया करने पर लवण और जल बनता है। यानी अम्ल और क्षार ये अगर दोनों क्रिया की तो लवण और जल बनता है। जैसे मान लो मैंने आपको अम्ल बताया था HCl, क्षार बताया था NaOH। एक एक उदाहरण याद रखो ये।
और अब इनको मिलाओगे तो NaCl बनेगा और H2O बनेगा। देखो ये Na और ये Cl ले लिया, एक H ये एक H, दो बन गए और ऑक्सीजन एक H2O, यानी ये लवण है, सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक भी बोला जाता है। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसके बाद देखिए धातुओं के ऑक्साइड हैं वो जितने भी वो क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। और अम्ल और क्षारता की इनकी प्रबलता की जांच करने के लिए एक पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल एक स्केल होती है, इसमें यहां पर 0 होता है, यहां पर 14 तक मान होती है, बीच में मान होता है 7। ये 7 वाला जिसका भी मान होगा वो उदासीन होगा, और 7 से जितना मान इधर आएगा 0 की तरफ वो अम्ल हो। यहां पर अम्लता होगी और यह होगी क्षार। यानी 7 से जैसे जैसे मान बढ़ेगा, जितना ज्यादा मान होगा वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा, और 7 से जैसे जैसे मान कम होगा, जितना कम होगा उतना ही अम्लता ज्यादा होगी। ये पीएच स्केल के द्वारा हमें इसकी जांच की जाती है। एक प्रश्न और आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीएच स्केल का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। तो दैनिक जीवन में उपयोग हम क्या क्या करते हैं, तो देखो पीएच स्केल के प्रति पशु और ये संवेदनशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका पीएच 7 से 7.8 के बीच में शरीर कार्य करता है, और अगर इनसे कम हो जाता है तो ये अनुकूल नहीं रह पाते हैं। मिट्टी की जांच करने में पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की जांच करने में जैसे कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, मिट्टी में अम्लता ज्यादा है या क्षारकता ज्यादा है, इसका जांच करने के लिए भी पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। हमारे दांतों का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, और वो अगर उस हमारे मुंह के हम खाना खाकर अगर शाम को सही तरीके से अपने मुंह को साफ नहीं किया तो अंदर बैक्टीरिया रह जाते हैं। वो बैक्टीरिया है वो हमारे भोजन के साथ क्रिया करके और अम्लीय माध्यम बना लेते हैं, इसलिए हमारे मुंह की पीएच का मान है वो 5.5 से कम हो जाती है और दांतों का कसरण प्रारंभ हो जाता है। यानी दंत क्षय में भी पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार ये पीएच स्केल का दैनिक जीवन में बहुत अम्लीय वर्षा है, अगर मान पीएम उसमें पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो वो जीव हैं वो उसमें जी नहीं सकते जरिए में। जैसे मान लो बरसात हुई और उस बरसात की पीएच का मान है वो 5.5 से कम होगा, और वो बरसात बहकर फिर उसका पानी है वो नदियों में चला गया। अब नदियों में चला गया तो नदी में रहने वाले जीव हैं वो जीव उस इसके प्रति संवेदनशील होंगे और वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए अम्लीय वर्षा, ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि अम्लीय वर्षा का पीएच का मान तो 5.5 से कम, 5.5 से कम वाली वर्षा है वो अम्लीय वर्षा होती है, और ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। इस प्रकार से इसके आगे प्रश्न आता है कि उदासीन विलयन में पीएच का मान है वो 7 होता है, और 7 से कम वाला अम्लीयता और 7 से ज्यादा होता है उसका मान क्षारकता की श्रेणी में आते हैं। और इस प्रकार मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है कि मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया में से क्रिया करने लग जाते हैं। और अम्लीय वर्षा का मान 5.5 5.6 भी आप मान 5.6 होता है इसका मान। अम्लीय वर्षा का मान पीएच का मान है वो 5.6 से कम होने पर वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और इस प्रकार साधारण नमक, कुछ अब लवणों के बारे में बात करेंगे। देखो लवण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में से शायद एक क्वेश्चन है वो लवणों से संबंधित आएगा। यह हमने अम्ल और क्षारों के बारे में बात की है, इसके बाद हम लवणों की बात करेंगे। देखो प्रमुख रूप से लवण है वो आपको इनके सूत्र, रासायनिक नाम, उपयोग ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे पहला आता है NaCl, या इसका इस प्रकार से नाम आ जाए कि सोडियम क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम।
और इसका व्यापारिक नाम है उसको बोला जाता है साधारण नमक। और इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यह सब में कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग है वो कच्चा माल के रूप में प्रमुखतः उपयोग किया जाता है, चाहे आप वॉशिंग सोडा बना लो, चाहे बेकिंग सोडा बना लो, कच्चा माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण को कई बार ऐसा बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, एक ही चीज है ये दोनों। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर एक ही चीज है और इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 और इसकी निर्माण की प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2 और इसमें अगर क्लोरीन प्रोवाइड करवाई जाए तो यह बन जाएगा CaOCl2। यहां से कैल्शियम लिया, एक यहां पर ऑक्सीजन उठाया और Cl2 को जोड़ दिया, यहां पर हाइड्रोजन के दो बच गए, एक ऑक्सीजन का यानी जल बाहर निकल गया। यह निर्माण की क्रिया है विरंजक चूर्ण की। इसके बाद इसका क्रिया क्या, इसका उपयोग क्या है? देखो इसका उपयोग मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है वो विरंजन में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है, कपड़ों के विरंजन में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है विरंजन में। और दूसरा इसका प्रयोग है वो जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जीवाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला लवण आता है अपना धोने का सोडा। धोने का सोडा, देखो इसका रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10 अणु जल का। यह सूत्र होता है धोने के सोडा का। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और यह इसका सूत्र होता है। इसका प्रयोग कपड़ा धोने में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अगला होता है खाने का सोडा या इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इसका नाम है और इसका सूत्र है वो है NaHCO3। और ये बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? उपयोग देखो इसका रसोई घर में प्रमुखतः उपयोग किया जाता है। स्वादिष्ट खाना बनाने में इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। खस्ता पकौड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और खाने को जल्दी पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एंटासिड में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटासिड का मतलब अगर पेट में अम्लता की मात्रा अधिक है तो भी ये उसको संतुलित करने का कार्य करता है। यह है इसका बेकिंग सोडा का। उसके बाद अगला हमारा लवण आता है वो आपके सिलेबस के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP और इसका रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 इंटू हाफ अणु 1/2 अणु H2O का। और इसका प्रयोग कहां? यह सफेद चूर्ण है, सफेदी करने में प्रमुख रूप से। और इसका प्रयोग किया जाता है मूर्तियां बनाने में, घर में सजावटी सामान बनाने में, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में,
इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। नाम से ही पता है, ब्लास्ट किसी कोई एक्सीडेंट में, दुर्घटना में शिकार हो जाता है तो उसके आपने देखे होंगे वो सारे के सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए होते हैं। मूर्तियां, सजावट के सामान जितना भी होता है वो सारा इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ होता है। और अगला लवण है जिप्सम। देखो जिप्सम और ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसके रासायनिक सूत्र जिप्सम, अगर ये CaSO4 है, हाफ अणु जल के हैं, अगर इसमें आप 1:1/2 अणु जल का और मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा CaSO4 आधा और 1:1/2 यानी 2 अणु जल का, और ये होता है जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर POP बन जाता है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक होता है देखो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जिसको NaOH बोला जाता है, हमने प्रबल क्षार में इसी को गिना था, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा प्रमुख जो लवण है उनके आपको उपयोग ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है काफी ज्यादा। उसके बाद देखिए अब आपको प्रमुख अम्ल और यह किन से प्राप्त होते हैं उनके नाम याद बहुत जरूरी है। सिरका में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में, ये प्रमुख रूप से उपयोग महत्वपूर्ण है। चींटी का डंक या ऐसा भी आ जाए मेटल, एक ही चीज है, इन दोनों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। दूध दही में लैक्टिक अम्ल। एक नंबर के सवाल में यह प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, लैक्टिक अम्ल। यह अम्ल है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कौन से किस में हमें किससे कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। जैसे मान लो संतरा, नींबू, ये एक ही चीज है, दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये आपको ध्यान में रखना है।